हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में कोण युग्म के विशिष्ट प्रकार के बारे में। तो आज हमारा जो कंटेंट्स होगा वो होगा कोणों के कुछ विशिष्ट युग्म या सम स्पेशल पेयर ऑफ एंगल्स के विषय में। ठीक है, अक्सर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है वो हमारे कंप्लीट एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन बेसिक जानकारी के अभाव में हम लोग ऐसे प्रश्नों से चूक जाते हैं, मिस कर जाते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली इन युग्म के विषय में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी और कुछ युग्म हैं जिसकी चर्चा आप नेक्स्ट वीडियोज में पाएंगे। अभी फिलहाल आज के वीडियोज में पढ़ेंगे अपन पूरक या कोटि पूरक, जिसे लंब पूरक भी कहा जाता है। इनके तीन नाम हैं। पहला हो गया पूरक कोण के युग्म, या दूसरा हो गया कोटि पूरक कोण का युग्म, तीसरा हुआ लंब पूरक कोण का युग्म। लेकिन हमें जानना चाहिए कि यह तीनों ही नाम जो है वह एक ही कोण युग्म का है, यानी जिसका नाम है पूरक कोण का युग्म उसे ही कभी कभी कोटि पूरक कोण का युग्म कहा जाता, उसे कभी कभी लंब पूरक कोण का युग्म कहा जाता, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के नाम से जानते हैं। और उसी का दूसरा कैटेगरी है, उसका नाम है समपूरक कोण के युग्म या फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो ये पहला कैटेगरी में दो कोण युग्म हो गया, एक है पूरक कोण का युग्म, दूसरा है समपूरक कोण का युग्म। चलिए इनका वर्गीकरण करते हैं कि आखिरकार ये कोण का युग्म का निर्धारण हम लोग किस प्रकार से करेंगे, इसकी पहचान किस प्रकार से हो सकेगी। तो याद रखिएगा, पूरक कोण या कोटि पूरक कोण का या लंब पूरक कोण का जो युग्म होता है उसकी विशिष्ट पहचान क्या होती है। तो ध्यान रखना चाहिए, यह पूरक कोण का युग्म और समपूरक कोण का जो युग्म बनता है वो माप के आधार पर बनता है। ठीक है, बेसिकली दोनों कोणों के माप को देखते हुए ही हम लोग फैसला लेते हैं कि यह पूरक कोण के युग्म है या फिर समपूरक कोण के युग्म है। तो देखोगे, पूरक कोण या कोटि पूरक कोण या लंब पूरक कोण, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, उनकी विशिष्ट पहचान यह है कि अगर किन्हीं दो कोणों के मापों का योग, दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री अथवा एक समकोण के समान हो, एक समकोण या 90 डिग्री से अधिक भी नहीं होना चाहिए या फिर उससे कम भी नहीं होना चाहिए, पूरा पूरी एग्जैक्टली 90 डिग्री या फिर एक समकोण के समान होना चाहिए, तो उस प्रकार के कोण युग्म को हम लोग पूरक कोण का युग्म या फिर कोटि पूरक कोण के युग्म के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण में आप ले सकते हो, एक एंगल्स यहाँ पर बना देंगे, मान के चलिए इस कोण की जो माप है वो 20 डिग्री है। एक दूसरा कोण उसी के बगल में बना हुआ है या कहीं दूसरे जगह पर बना हुआ है, जिसके माप जो है कितने हैं, उनकी माप है 70 डिग्री से। ठीक है, पहला कोण की माप हो गई 20 डिग्री, दूसरा कोण की माप हो गई कितनी, 70 डिग्री। ठीक, अब इन दोनों कोणों के मापों को अगर परस्पर जोड़ेंगे यानी एक दूसरे से जोड़ेंगे तो इनके मापों का योगफल कितना होगा, 20 + 70 = हो जाएगा 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। तो चूंकि इन दो कोणों के मापों का योग है पूरा पूरी 90 डिग्री या एग्जैक्टली 90 डिग्री के समान आ रहा, तो इस स्थिति में ये दोनों ही प्रकार के कोण को पूरक कोण का युग्म या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का उदाहरण मान सकते हैं। एक बात का आप ध्यान रखेंगे, दो कोणों के मापों का योगफल 90 डिग्री से अधिक भी नहीं होना चाहिए और 90 डिग्री से कम भी नहीं होना चाहिए। अगर इन्हीं दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री से अधिक हो गई या फिर उससे कम हो गई तो उस स्थिति में वह पूरक कोण का युग्म या फिर कोटि पूरक कोण का युग्म नहीं कहलाएगा। ठीक, पहला चीज। और दूसरा चीज जिसे याद रखना है, देखें यहाँ तीन कोणों के मापों का योग 90 डिग्री हो रहा है, तो उस स्थिति में ये तीनों कोण को यदि कोई कह देते हैं कि ये तीनों ही कोण है क्या है, पूरक कोण के युग्म है, तो पूरक कोण का युग्म कहना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कहना चाहिए कि पूरक कोण का युग्म हो या समपूरक कोण का युग्म हो या आगे चलकर शीर्षात्मक कोण का युग्म हो या फिर आसन कोण का युग्म हो, उसमें केवल हम लोग दो कोण की बात करेंगे, दो से अधिक कोणों की बात नहीं आएगी। इसमें थोड़ा सा आगे निकलते हैं। समपूरक कोण का युग्म या सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, तो इनके बारे में बिल्कुल जानकारी पूरक कोणों के ही समान है। जहां पूरक कोणों में देख रहे थे कि दो कोणों के मापों का योगफल 90 डिग्री या 90 डिग्री के समान आना चाहिए था, वहीं पर समपूरक कोण के युग्म की परिभाषा होगी, अगर किन्हीं दो कोणों के मापों का योग या फिर दो कोणों का योग 180 डिग्री या फिर दो समकोण के समान हो, एक समकोण में चूंकि 90 डिग्री होता है तो 180 डिग्री कहें या फिर दो समकोण कहें, उनके समान हो, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, पूरा पूरी 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, एग्जैक्टली 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो उस स्थिति में उन दोनों ही कोणों को एक दूसरे का संपूरक कोण या फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप किसे ले सकते हो, जैसे एग्जांपल में मान के चले यहां पर कहीं पर एक कोण निर्मित हो रहा है जिसकी माप है 120 डिग्री, यहां से कहीं हटकर एक दूसरा कोण निर्मित हो रहा है जिसकी माप हो रही है कितने, इसकी माप हो रही है 60 डिग्री।
तो चूंकि इन दोनों कोणों के मापों को अगर आपस में जोड़ दें तो कुल योगफल होगा कितना, 120 डिग्री जोड़ 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, यानी दो समकोण। तो क्योंकि यहाँ पर दो कोणों के मापों का योगफल 180 डिग्री के बराबर या फिर दो समकोण के बराबर आ रहा है, तो उस स्थिति में ये दोनों ही कोण को क्या बोलेंगे, ये दोनों ही कोण को हम लोग संपूरक कोणों का युग्म कहेंगे या फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। परंतु अगर कोई ऐसा हो जाए कि पहला कोण अगर 70 डिग्री का हो जाए और दूसरा कोण 100 डिग्री का यानी 100 डिग्री का हो जाए, तो उस स्थिति में कुल योगफल कितना हो जाएगा, तो इन दोनों कोणों के कुल योगफल जो होंगे वो 70 डिग्री प्लस 100 डिग्री इक्वल टू 170 डिग्री होगा, यानी 170 डिग्री होगा। यानी इनके मापों का योगफल जो है 180 डिग्री या दो समकोण के समान नहीं आ रहा है, बल्कि उससे कम आ रहा है। तो उस स्थिति में ये दोनों कोणों को हम लोग संपूरक कोणों का युग्म नहीं कर सकते। संपूरक कोणों का युग्म कहना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये संपूरक कोणों का युग्म नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा और उम्मीद करते हैं कि इसमें आप लोगों को कहीं पर कोई झिझक नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग दूसरे प्रकार के कोण युग्म के विषय में, जिसको हम लोग शीर्षाभिमुख कोण या फिर सम्मुख कोण के युग्म के नाम से जानते हैं। इनके दो नाम हैं, कभी इसको शीर्षाभिमुख कोण का युग्म कहा जाता, कभी इसे सम्मुख कोण का युग्म कहा जाता, जिसे अंग्रेजी में हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के नाम से जानते हैं। इनकी खासियत या विशेषता क्या है, तो तल पर स्थित कोई दो रेखाएं या दो किरण एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है। मान के चलिए यहाँ पर दो रेखाएं हैं, एक रेखा को हम लोग ए बी के नाम से जान रहे हैं और दूसरी रेखा को हम लोग सी डी के नाम से जान रहे हैं। तो तल पर खींची गई दो रेखाएं हैं, एक रेखा ए बी है, दूसरी रेखा सी डी है, और ये दोनों ही रेखा एक दूसरे को मान के चले बिंदु ओ पर काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस प्रतिच्छेद बिंदु ओ के इर्द गिर्द या चारों तरफ चार कोण निर्मित हो रहे हैं, जिससे हम लोग हमसे कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4 इस नाम से जानेंगे। या फिर कोण नंबर 1 का अन्य नाम कोण बीओसी या कोण सीओबी होगा, कोण नंबर 2 का नाम कोण बीओडी या डीओबी होगा, कोण नंबर 3 का अन्य नाम एओडी या डीओए होगा, कोण नंबर 4 का अन्य नाम एओसी होगा या फिर सीओए होगा। कि तल पर स्थित कोई दो रेखाएं जब एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है, तो उस स्थिति में आमने सामने बने जो कोण युग्म हैं वे क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण के युग्म कहलाते हैं या फिर सम्मुख कोण के युग्म कहलाते हैं। जैसे इस आकृति में देखिए, रेखा ए बी और रेखा सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर काट रही है, तो उस स्थिति में देख लेंगे कि कोण 1 और कोण 3 ये आमने सामने के बने कोण युग्म है, तो इस वजह से इनको हम लोग शीर्षाभिमुख कोण के युग्म या सम्मुख कोण के युग्म के नाम से जाने। दूसरे प्रकार का कोण युग्म और कहां देख सकते हो, दूसरे प्रकार का कोण युग्म है यह, देख लें यहाँ पर इसी आकृति में कोण नंबर 2 और कोण नंबर 4 ये दोनों कोण भी क्या है, आमने सामने में स्थित कोण के युग्म हैं। तो उस स्थिति में कोण नंबर 2 और कोण नंबर 4 भी शीर्षाभिमुख कोण के युग्म या सम्मुख कोण के युग्म कहलाएंगे। इसके विषय में हम लोग को और थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए। शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण का एक विशिष्ट गुणधर्म होता है, वो गुणधर्म है शीर्षाभिमुख कोण के युग्म या सम्मुख कोण के युग्म जो होते हैं वो हमेशा बराबर माप के होते हैं। उदाहरण में यहाँ कोण 1 या फिर कोण सीओबी का माप अगर 125 डिग्री है, तो हमें जानना चाहिए कि कोण 1 का जो दूसरा शीर्षाभिमुख कोण है यहाँ पर सामने की दिशा में, तो उसकी माप भी एक्चुअली 125 डिग्री होगा। 125 डिग्री से न तो कम माप का होगा न तो अधिक माप का होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में आगे निकलते हैं अन्य प्रकार के कोण युग्म के विषय में, जिसे हम लोग आसन कोण के युग्म या एडजेसेंट एंगल्स और रेखिक युग्म या फिर लाइनर पेयर के नाम से जानते हैं। चलिए उनके कॉन्सेप्ट को भी बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में क्लियर करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आसन कोण के युग्म के विषय में जानते हैं। तो देखिए, कोई भी दो कोण आपस में आसन कोण के युग्म है कि नहीं है, इनके लिए हमें कुछ शर्तों का परिपालन करना होता है। आसन कोण के युग्म के लिए 3 शर्तें होती है और उन तीनों शर्तों का पूरा प्रतिशत अनुपालन आवश्यक है। पहला शर्त है आसन कोण के जो शीर्ष बिंदु होंगे, आसन कोण का जो युग्म का शीर्ष बिंदु होगा, वे शीर्ष बिंदु क्या होंगे, उपनिष्ठ होंगे। दोनों कोण का शीर्ष बिंदु एक ही स्थान पर होगा, एक ही जगह पर होगा। ये आसन कोण के युग्म का पहला शर्त है। इनका दूसरा शर्त क्या है, उनकी एक भुजा जो होगी, कोणों में भुजाएं होती है, तो उसमें से एक भुजा उभयनिष्ठ होगी। उभयनिष्ठ होगी मतलब वो जो भुजा होगी दोनों ही कोणों में सम्मिलित रहेगा। तीसरी शर्त है इनकी उभयनिष्ठ नहीं होने वाली जो भुजाएं होगी वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशाओं में होगा।
ठीक है। ओवरलिस्ट नहीं होने वाली भुजाएं, ओवरलिस्ट नहीं होने वाली भुजाएं ओवरलिस्ट भुजा के विपरीत दिशा में होगा, यानी एक होगा ओवरलिस्ट भुजा के बाईं ओर, तो दूसरी भुजा होगी ओवरलिस्ट भुजा के दाईं ओर, ठीक है, विपरीत दिशाओं में होगी, है ना। ये 3 शर्तें हैं। ये तीनों शर्तों का अगर कोई कोण युग्म परिपालन करे या 100% परिपालन करे तो उस प्रकार के कोण युग्म को हम लोग आसन कोण का युग्म कहेंगे। और यदि इनमें से कोई भी एक शर्त टूट जाए तो उस स्थिति में हम उस प्रकार के कोण युग्म को आसन कोण का युग्म या एडजस्टेड एंगल नहीं कहेंगे, ठीक है। जैसे इस आकृति को आप ध्यान से देखें, याद रखिएगा जब किसी एक बिंदु से 3 किरण निर्गत होती है तो उस घनिष्ठ बिंदु O पर देखोगे, सामान्य तौर पर हम लोग 2 कोण को देख रहे होते हैं। एक कोण होता है कोण AOB या BOA, उसी का नाम है, और दूसरा कोण है कोण BOC या COB। इसे हम कोण नंबर 1, इसे हम कोण नंबर 2 के रूप में जान रहे हैं। तो क्या ये दोनों कोण यानी कोण 1 और कोण 2 या फिर कोण AOB और कोण BOC, क्या ये आसन कोण के युग्म या एडजस्टेड एंगल्स है क्या? चलिए इनको परखते हैं शर्तों के आधार पर। तो पहला शर्त हो गया उनके शीर्ष बिंदु घनिष्ठ होंगे। कि शीर्ष बिंदु घनिष्ठ होंगे तो बताइए, यदि आप कोण 1 की बात करेंगे तो कोण 1 का निर्माण किरण OA और किरण OB से हुआ, और ये दोनों ही किरण के लिए घनिष्ठ बिंदु कौन सा है? O। तो दोनों किरण के लिए जो घनिष्ठ बिंदु है तो उस घनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं या कोण का वर्टेक्स कहते हैं। तो उस स्थिति में शीर्ष बिंदु हो गया इसका O। कोण नंबर 2 की बात करें तो कोण नंबर 2 में देखिए यहाँ पर भी शीर्ष बिंदु O मिल रहा है, तो यानी दोनों ही कोण के लिए शीर्ष बिंदु O है। ये साथ इनकी एक भुजा घनिष्ठ होगी। तो चलिए कोण की भुजाओं के बारे में जानते हैं। तो चूंकि कोण 1 का निर्माण किरण OA और किरण OB से हुई है, इसलिए OA और OB को कोण 1 की भुजाएं कहेंगे। तो यहाँ कोण 1 के लिए भुजाएं हो गई, एक भुजा OA और दूसरी भुजा OB। कोण 2 का निर्माण देखें तो कोण 2 का निर्माण जो हुआ है वो भी 2 किरणों से हुई है। एक किरण हो गई OB के रूप में, दूसरी किरण हो गई OC के रूप में। तो OB और OC किरणों से ही कोण 2 का निर्माण हुआ है, इसलिए OB और OC को हम लोग कोण 2 की भुजाएं कहेंगे। तो ये दोनों में क्या देख रहे हो? दोनों कोण में देख रहे हो कि जो OB भुजा है वो दोनों ही कोण के लिए घनिष्ठ भुजा है। कोण 1 में भी सम्मिलित है भुजा OB, कोण 2 में भी सम्मिलित है भुजा OB। तो इस वजह से OB को हम लोग क्या बोलेंगे? घनिष्ठ भुजा बोलेंगे। दूसरे शर्त का अनुपालन हो गया, एक भुजा घनिष्ठ हो गई। अब इनके तीसरे शर्तों पर आते हैं। तीसरा शर्त है घनिष्ठ नहीं होने वाली भुजाएं। तो यहाँ घनिष्ठ नहीं होने वाली भुजाएं कौन कौन है? तो घनिष्ठ नहीं होने वाली भुजा हो गई OA भुजा और OC भुजा, क्योंकि ये दोनों ही भुजाएं कोण 1 और कोण 2 के लिए कॉमन साइड्स का काम नहीं कर रही है, घनिष्ठ भुजा का काम नहीं कर रही है। तो देख ले आप OA का जो स्थिति है, OA की जो स्थिति है वो भुजा OB के दाहिने ओर है या फिर नीचे की ओर है, जबकि भुजा OC को देख रहे हो वो घनिष्ठ भुजा OB के किस ओर है? बाईं ओर स्थित है। यानी ये घनिष्ठ नहीं होने वाली भुजाएं वो घनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में स्थित है, यानी तीसरे शर्त का भी यहाँ क्या हो रहा है? अनुपालन हो रहा है। तो उस स्थिति में ये दोनों ही कोण युग्म एक दूसरे का आसन कोण का युग्म कहलाएगा, क्योंकि इसमें आसन कोण के युग्म के तीनों शर्तों का परिपालन हो रहा है, ठीक है, तीनों ही कंडीशन का परिपालन हो रहा है। लेकिन इसमें से अगर एक भी शर्त का उल्लंघन होता या फिर एक भी शर्त टूटता तो उस स्थिति में ये दोनों प्रकार के कोणों के युग्म को हम लोग दोनों कोण के युग्म को आसन कोण का युग्म नहीं कह सकते। अब देखो आसन कोण के युग्म की पढ़ाई हो गई। अब हम लोग बात करेंगे रेखिक युग्म या फिर लाइनर पेयर। लाइनर पेयर उसमें भी 2 कोण की बात होती है, 3 कोण या उससे अधिक कोण की बात नहीं हो। तो आसन कोण के युग्मों के लिए आपने 3 शर्त पढ़ा, तो यहाँ पर रेखिक युग्म के लिए 4 शर्तें हैं। आप समझ रहे हैं भाई, शर्तों को जो है पढ़ते पढ़ते तो एक प्रकार से दिमाग जो कर सकते हैं कर जाएगा, तो बिल्कुल आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें बता दिया आप लोगों को रेखिक युग्म के 4 शर्तें हैं, बिल्कुल 4 शर्तें हैं, लेकिन आपको 4 शर्त याद नहीं रखने हैं। यदि आपने आसन कोण के युग्म के 3 शर्तों को समझ लिया है, 3 शर्तों को याद कर लिया है, बस उसी 3 शर्तों में से एक शर्त और ऐड हो जाएगा, और 3 शर्त प्लस 1 शर्त बराबर हो जाएगा 4 शर्त। यानी रेखिक युग्म के लिए आसन कोणों के ही 3 शर्त शामिल रहते हैं, इसके अलावा केवल एक शर्त बढ़ जाते हैं, और वो शर्त भी बिल्कुल सरल है जिसे आप लोग आसानी से समझ लेंगे अभी। तो रेखिक युग्म का पहला शर्त क्या होगा? रेखिक युग्म का पहला शर्त होगा जो कि आसन कोण के युग्म का पहला शर्त था। रेखिक युग्म का पहला शर्त होगा उसमें भी शीर्ष बिंदु घनिष्ठ होंगे। इनका दूसरा शर्त होगा
उनकी भी एक भुजा उभयनिष्ठ होगी। रेखिक जुम का तीसरा शर्त होगा, उनकी भी उभयनिष्ठ नहीं होने वाली भुजाएं उभयनिष्ठ भुजाओं के अलग अलग दिशाओं में स्थित होगी। ये 3 शर्तें हो गई। तो इसमें एक शर्त जो बढ़ जाएगा वो चौथा शर्त क्या है, तो चौथा शर्त जो जुड़ेगा वो चौथा शर्त ये हो जाएगा, जिसे हम यहां लिख देना चाहेंगे। उभयनिष्ठ नहीं होने वाली भुजाएं, नहीं होने वाली भुजाएं क्या करेगी, मिलकर एक सरल रेखा बनाएगी। क्या बनाएगी, मिलकर एक सरल रेखा बनाएगी। और क्या देखें, आसन कोणों की ही 3 शर्त के साथ जब इसका चौथा शर्त सम्मिलित कर दिया जाता है तो ये चारों शर्तों का अलग कोई युग्म अनुपालन करने लगे, तो उस स्थिति में ये दोनों प्रकार के कोण युग्म को या उस दोनों कोण युग्म को हम लोग किस नाम से जानेंगे, रेखिक युग्म या फिर लाइनर पेयर के नाम से जानेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं आकृति के माध्यम से। देखो तो लाइनर पेयर का निर्माण कब होता है, तो तल पर स्थित कोई एक रेखा, तल पर स्थित कोई आप रेखा ले लेंगे, जैसे यहाँ पर रेखा ए बी को ले लिया। तल पर स्थित या तल पर खींची गई कोई रेखा पर स्थित कोई बिंदु, एक रेखा में चूंकि असंख्य बिंदु होते हैं तो उसमें से आप कोई भी बिंदु ले ले, जैसे बिंदु एम को ले ले। स्थित कोई बिंदु से जब कोई किरण निर्गत होती है, तो मान के चलिए बिंदु एम से एक किरण निर्मित हो रही है, जिस किरण का नाम है एम एन किरण। तो उस स्थिति में किरण एम एन के अगल बगल में जो दो कोण निर्मित हो रहे हैं, जिसे हम लोग कोण ए एम एन या एन एम ए, कोण बी एम एन या एन एम बी के नाम से जान रहे हैं। इसे आप कोण नंबर 1 कोण नंबर 2 के रूप में भी चिन्हित कर सकते हो। तो ये दोनों ही कोण क्या है, रेखिक जुम है या फिर लाइनर पेयर है। अब आप कहेंगे बगैर शर्तों को जांचे पर क्या आप कैसे कर सकते हो कि वो लाइनर पेयर है कि नहीं है, तो चलिए इनके शर्तों को जांच लेते हैं। एक एक करके हम लोग शर्तों को जांचेंगे। तो इसमें से एक तरफ हम लोग लिख लेंगे, जैसे कोण ए एम एन लिखेंगे एक तरफ, और दूसरी तरफ लिखेंगे कोण बी एम एन लिखेंगे, बी एम एन लिखेंगे। इसका पहला शर्त क्या है, पहला शर्त है शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ होगा। तो कोण ए एम एन का शीर्ष बिंदु कौन सा है, तो कोण ए एम एन का शीर्ष बिंदु कौन सा होगा, कोण ए एम एन के लिए जो शर्त है या शीर्ष बिंदु है वो कौन सा होगा, हो जाएगा एम। कोण बी एम एन, कोण बी एम एन का निर्माण एम से निर्गत दो किरण एम बी और एम एन से हुआ है, तो इसके लिए शीर्ष बिंदु बनेगा एम। यानी ये दोनों ही कोण के लिए शीर्ष बिंदु क्या हो गए, उभयनिष्ठ हो गए। इसके दूसरे शर्त क्या है, तो इसके दूसरी शर्त है एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए। तो दूसरी शर्त है एक भुजा उभयनिष्ठ होगी, तो कोण एक के लिए भुजाएं कौन कौन से हैं, एम ए और एम एन है, भुजाएं हैं एम ए और एम एन। और कोण 2 के लिए भुजाएं कौन कौन सी हैं, कोण 2 के लिए भुजाएं एम बी और एम एन, एम बी और एम एन। तो इसमें देखिए एक भुजा जो एम एन है वो दोनों ही कोण में सम्मिलित है, इस वजह से ये उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। तो एम एन क्या हो गई, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो एक भुजा क्या बोला गया है, उभयनिष्ठ हो, तो एक भुजा उभयनिष्ठ हो गई। देखिए दूसरे शर्त का अनुपालन हुआ। और तीसरा शर्त है उभयनिष्ठ नहीं होने वाली भुजाएं। इस आकृति में देखिए उभयनिष्ठ नहीं होने वाली भुजाएं कौन सी है, उभयनिष्ठ भुजा तो हो गया एम एन, तो उभयनिष्ठ नहीं होने वाली भुजा है आपका एम ए और एम बी। वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर एम ए भुजा और एम बी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के अलग अलग ओर है। तो उभयनिष्ठ भुजा यहाँ पर एम एन है, उसके बाईं ओर है देखें एम ए भुजा, तो इस उभयनिष्ठ भुजा एम एन के दाहिने ओर है एम बी भुजा। बाएं तरफ हो गया एम ए भुजा, दाहिने ओर हो गया एम बी भुजा। तो यहाँ पर तीसरे शर्त का भी क्या हो गया, अनुपालन हो गया। अब 3 शर्तों का अनुपालन होने पर ये दोनों प्रकार के कोणों के जुग्म आसन कोणों के जुग्म तो बन जाएंगे, परंतु अभी भी इसे आप रेखिक जुग्म नहीं कर सकते हो जब तक कि इसका चौथा शर्त का परिपालन नहीं हो जाता। तो इसका चौथा शर्त है क्या, तो इसका चौथा शर्त है उभयनिष्ठ नहीं होने वाली भुजाएं मिलकर एक सरल रेखा बनाएगी। तो इसमें उभयनिष्ठ नहीं होने वाली भुजाएं कौन कौन सी है, तो उभयनिष्ठ नहीं होने वाली भुजा है आपके एम ए भुजा और एम बी भुजा। तो एम ए भुजा और एम बी भुजा क्या ये दोनों मिलकर एक सरल रेखा बना रही है। तो आप देखोगे ए एम बी, ड्राइंग में देखेंगे ए एम बी क्या बनी है, एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। आप कहेंगे ये सरल रेखा कैसे बोल दी, तो हम जैसे पहले ही विचार कर चुके हैं कि तल पर खींची गई एक रेखा ए बी पर स्थित बिंदु एम से कोई किरण एम एन निर्मित हुई है। तो वहां जब पहले ही कह दिया कि ए बी क्या है, सरल रेखा है, तो उस स्थिति में ये बात भी प्रूव हो गई कि ए एम बी एक सरल रेखा है। अब ये चारों शर्तों का परिपालन हो गया, तो उस स्थिति में कोण ए एम एन, कोण ए एम एन और कोण बी एम एन, ये दोनों ही प्रकार के कोण युग्म क्या होंगे, रेखिक जुग्म या लाइनर पेयर हो जाएंगे। ठीक है, और रेखिक जुग्म के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद हमें और एक बिंदु ध्यान देना चाहिए। रेखिक जुग्म जो होते हैं
वो संपूरक होते हैं या फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स का निर्माण करते हैं।